Welcome to Virtual Learning Network. Retail Banking. This is Session 5, Part 1, Retail Banking Products. Topics to be covered include Introduction, Deposits. Deposits will include liability, focused segment, and current accounts. Introduction. Retail banking is, however, quite broad in nature. It refers to the dealing of commercial banks with individual customers, both on liability side and asset side of the बैलेंस शीट. रिटेल बैंकिंग जो है इसका नेचर बहुत ही ज़्यादा, इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है. ये बेसिकली इसका मतलब है जो कमर्शियल बैंक डील करता है इंडिविजुअल कस्टमर से, दोनों ही साइड, एसेट साइड भी और लाइबिलिटी साइड भी. आज इतना कंपटीशन है मार्केट में, जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं और वो सेलर्स को कंपेल करते हैं कि वो एक अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएँ. आज जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं वो कस्टमर की नीड्स और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होते हैं. Fixed current saving accounts on the liability side and mortgages, loans, example, personal loan, housing loan, auto loan and educational loan on the asset side are the most important of the products offered by banks. अभी जैसे कि हमने बात की थी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की. एसेट साइड में बोला गया है जैसे कि आपके जो मॉर्गेजेस हैं और लोन्स हैं वो एसेट साइड आते हैं, और जो फिक्स्ड करंट सेविंग अकाउंट्स हैं वो लाइबिलिटी साइड्स. ये प्रोडक्ट्स हैं जो बैंक ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को. रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज इंक्लूड क्रेडिट कार्ड्स और डिपॉजिटरी सर्विसेज. और जो रिलेटेड सर्विसेज होती हैं इसके साथ साथ बैंक में, उसमें आती हैं क्रेडिट कार्ड और depository services. Today, retail banking sector is characterized by three basic characteristics. Number 1, multiple products, deposits, credit cards, insurance, investments, and securities. Number 2, multiple channels of distribution, call center, branch, internet, and kiosk, and multiple customer groups, consumer, small business and corporate. रिटेल बैंकिंग जो सेक्टर है वो बेसिकली उसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके 3 फीचर्स हैं. पहला है मल्टीपल प्रोडक्ट्स. वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, जैसे कि डिपॉजिट्स हो गई, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गई और भी सिक्योरिटीज़ हो गई. दूसरा उसकी करेक्टरिस्टिक, उसका फीचर होता है कि उसके जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मल्टीपल होता है. जैसे वो कॉल सेंटर से डील कर रही है, डायरेक्टली ब्रांच से डील कर रही है, या इंटरनेट के थ्रू डील कर रही है, या कियोस्क के थ्रू डील कर रही है. तीसरा है मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स, और जो इनके कस्टमर टारगेट्स हैं रिटेल बैंकिंग सेक्टर के वो भी अलग अलग हैं. जैसे एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, या फिर कोई स्मॉल बिजनेस, या फिर कोई कॉरपोरेट जैसे कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी फोकस्ड सेगमेंट. हमारे जो डिपॉजिट्स हैं उसमें पहला आता है लाइबिलिटी फोकस्ड सेगमेंट. इसमें पहला हमारे पास है सेविंग फंड अकाउंट या सेविंग बैंक अकाउंट. सेविंग फंड जो होता है वो बेसिकली ओपन हो सकता है एक इंडिविजुअल के नाम पे, या जॉइंट किसी के नाम पे, या किसी माइनर के नाम पे भी हो सकता है, पर उसकी एज 10 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए. सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है किसी भी बिजनेस के अकाउंट नाम कंसर्न पे नहीं हो सकता है, ना ही किसी प्रोप्राइटर बिजनेस पे, ना ही किसी कंपनी में, ना ही किसी पार्टनरशिप पे, ना ही एसोसिएशन पे. मतलब कि जो सेविंग फंड अकाउंट होता है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल ही उसे ओपन कर सकता है,
उसको कोई कंपनीज, कोई एसोसिएशन, कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन नहीं कर सकती है। सेविंग फंड अकाउंट कैनॉट बी ओपन इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, पंचायत समितिस, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, वाटर सीवरेज एंड ड्रेनेज बोर्ड्स, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशंस, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग कॉरपोरेशन सोसाइटीज़, एनी बैंक इंक्लूडिंग लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जो कंपनीज लाइसेंस हैं सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग वो अपने नेम में लिमिटेड नहीं लगा सकती हैं। नेक्स्ट इज सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ द फॉलोइंग। सेविंग फंड जो अकाउंट है वो इन नेम्स में खुल सकता है, ये लोग उसको ओपन कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी विच इज़ बीइंग फाइनेंस्ड बाय द बैंक। जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती हैं बेसिकली जिनको फाइनेंस बैंक करती है, वो ये फंड अकाउंट, सेविंग फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज दैट इज़ SFDA या फिर फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज जैसे कि FFDAs, ये सेविंग फंड अकाउंट को ओपन कर सकती हैं। मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स एजेंसीज MFALAs, ये भी सेविंग फंड अकाउंट को यूज़ कर सकती हैं, ओपन कर सकती हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम DPAP, ये भी सेविंग फंड अकाउंट ओपन कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज़ DDA, ये भी सेविंग फंड अकाउंट ओपन कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी सोसाइटी DRDA DADS, ये भी सेविंग फंड अकाउंट ओपन कर सकती हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज DWCRA, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs, registered or unregistered, which are engaged in promoting saving habits among their members, farmer clubs, Vikas volunteer Vahini, informal groups of rural farmers और entrepreneur, ये सारे ही ग्रुप सेविंग फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी ITDA, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 और एनी अदर करस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी, ये भी सेविंग फंड अकाउंट ओपन कर सकती हैं। कंपनीज गवर्नड बाय द कंपनीज एक्ट 1956 विच हैव बीन लाइसेंस्ड by the central government under section 25 of the said act, ये भी सेविंग फंड अकाउंट ओपन कर सकती हैं। Institutions other than those mentioned in clause 1 above and whose entire income is exempt from payment of income tax under the Income Tax Act 1961, इसके अलावा ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो अभी ऊपर मेंशन नहीं हुए हैं जिनकी इनकम टैक्स पेमेंट से एग्जेम्प्ट होती है, वो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जिला परिषद ग्राम पंचायत ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ जवाहर रोजगार योजना फंड्स। नेक्स्ट इज नगर पंचायत नगर पालिकास एंड म्यूनिसिपल बॉडीज इन रिलेशन टू फंड्स। नगर पंचायत नगर पालिका और म्यूनिसिपल बॉडी ये सेविंग फंड अकाउंट ओपन कर सकती हैं अगर ये नेहरू रोज़गार योजना के अंडर हैं। टुवर्ड्स अ component of subsidy, training and infrastructure and scheme of urban micro enterprise that is SUME and the scheme of urban wage employment that is SUWE
and interest earned on deposits under both the components of SUME. Next is minimum balance account opening requirements. एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है अकाउंट में, वो डिफरेंट होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में. वो डिपेंड करता है कि उसको कौन रेगुलेट कर रहा है. Differ from one bank to the other since this area has been deregulated by the apex monetary body, the RBI. ये इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इनको रेगुलेट RBI दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट नहीं करती हैं. Next is banks do not insist on the maintenance of minimum balance in respect of staff members, pensioners, students and salary account. और बैंक्स कुछ लोगों को मिनिमम बैलेंस रखने के लिए नहीं बोलती हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं होता है. जैसे जो उस बैंक के स्टाफ मेंबर हैं उनके लिए, पेंशनर्स जो 65 ईयर्स से अबव हैं और जिनको पेंशन मिल रही है, स्टूडेंट्स जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो कहीं पढ़ रहे हैं, या फिर जिनके सैलरी अकाउंट्स ओपन हैं. नाउ लायबिलिटी फोकस्ड सेगमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो मिनिमम बैलेंस पे कैलकुलेट होता है फ्रॉम जो 10th डे होता है और लास्ट डे तक उस पर्टिकुलर महीने पे. जो मिनिमम इंटरेस्ट पेड होता है अकाउंट पर हाफ ईयर पे वो होता है ₹1. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक अलाउ करती है वो डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज़ विड्रॉल. जो बहुत बड़े बैंक होते हैं वो परमिट नहीं करते हैं विड्रॉ करना सेविंग फंड अकाउंट से हर आधे साल बाद, मीन्स हर 6 महीने बाद, चाहे वो चेक से विड्रॉल हो रही है चाहे किसी और फॉर्म में. और जो बैंक होते हैं उस पर भी कोई बार नहीं है कि वो कितनी बार विड्रॉ कर रहे हैं. ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट. अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, और जनरली जो कोई फ़ी चार्ज होती है वो चार्ज होती है जो डिपॉजिटर से रिक्वेस्ट करने पे, और बेसिकली वो जो चार्ज होती है वो फ्री ऑफ चार्ज होता है. नेक्स्ट इज़ प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट. इन केस अगर अकाउंट बंद हो जाता है 1 साल के अंदर, अगर किसी की डेथ हुई है उस वजह से बंद हो रहा हो, तो बैंक कुछ चार्जेस लेवाई करती है, कुछ चार्जेस डालती है उस पर, जो कि गाइडलाइंस में बैंक की मेंशन होता है. पर इस पर एक एक्सेप्शन है कि जो अकाउंट होल्डर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तब वो चार्जेस नहीं लगते हैं. नेक्स्ट इज़ जॉइंट अकाउंट. अगर कोई अकाउंट दो या दो से ज़्यादा लोगों के नाम पे खोला गया है तो वो जॉइंट अकाउंट होता है. उस पर सबके साइन होने चाहिए अकाउंटिंग फॉर्म में, और उनमें उनकी फ़ोटो भी होनी चाहिए. जो अकाउंट ऑपरेट होगा वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऑपरेट होगा जो उसमें लिखे होंगे. जो जॉइंट अकाउंट होता है वो पेबल होता है कि किसी भी दो से ज़्यादा लोगों पे जिनके नाम पे अकाउंट खोला गया है. अगर जो डिपॉजिटर है अगर इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो बैलेंस जो होगा वो पे किया जाएगा जो सर्वाइवर है दूसरा पार्टनर उसको, और कोई रेफरेंस या रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ माइनर अकाउंट्स. सेविंग फंड अकाउंट माइनर के नाम पे भी खुल सकता है, पर वो माइनर कम से कम 10 साल या उससे बड़ा होना चाहिए. और जो सेविंग फंड अकाउंट एक माइनर के नाम पे खुलता है वो अंडर द गार्डियनशिप ऑफ हिज मदर या उसके फादर के नाम पे खुलता है. अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो एक गार्डियन जो अपॉइंट है उसकी विल के लिए, उसकी डीड के लिए उसके नाम पे. जब वो माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, मतलब जब वो 18 साल का हो जाता है, तो एक फ्रेश अकाउंट ओपन होता है उसके नाम पर. नेक्स्ट इज़ ब्लाइंड कस्टमर्स अकाउंट. ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं उनको अलाउ होता है कि वो सेविंग फंड अकाउंट खोल सकें, चाहे वो सिंगल खोलें खुद अपने आप, चाहे वो किसी के साथ खोलें जॉइंटली.
अगर वो अकाउंट खोल रहे हैं तो एक विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, और जो जितने भी विटनेस हैं और जितनी भी डिटेल्स हैं और जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं ब्लाइंड पर्सन के, जैसे कि मोल हो गया, कोई तिल हो गया या कोई मसा हो गया, वो सब उनके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इज विड्रॉल बाय द इलिटरेट्स। इलिटरेट्स वो लोग होते हैं जिनको ना ही पढ़ना आता है ना ही लिखना आता है। अगर कोई डिपॉजिटर है उसको विड्रॉल करनी है, वो पर्सनली कॉल करेगा बैंक में और अपनी पासबुक के थ्रू वो मनी विड्रॉ कर सकता है। उसका राइट या लेफ़्ट हैंड में जो थंब होगा उसके इम्प्रेशन से उसको वो मनी विड्रॉ कर सकता है। जैसे उसको पेमेंट जो बैंक करती है वो तभी करती है, जो ऑफिशियर होता है, जो टेलर होता है, पहले उसके जो थंब इम्प्रेशन है उसको टैली करेगा, फिर अगर वो थंब इम्प्रेशन करेक्ट हैं तो ही वो उसको पेमेंट करेगा। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट होते हैं पेमेंट के लिए, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, रेंटल्स बैंक्स के द्वारा। नेक्स्ट इज वी हैव करंट अकाउंट। Current account can be opened by individual, partnership firm, private and public limited companies, Hindu undivided family that is HUFS, specified associates, societies and trust etc. जो करंट अकाउंट होते हैं वो इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म खोल सकती हैं, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज खोल सकती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खोल सकती हैं, और कोई स्पेसिफाइड एसोसिएशन है या सोसाइटी या ट्रस्ट हैं वो भी खोल सकते हैं। सोसाइटी और ट्रस्ट बेसिकली वो होते हैं जो उनका मोटिव होता है वो प्रॉफिट से हटके होता है, उनका मोटिव होता है सोसाइटी को सर्व करना और वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो मॉडल डिपॉजिट पॉलिसी है, एक इलिटरेट और जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो सेविंग फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर अपने नाम पे एक करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। बेसिकली जो करंट अकाउंट है ये एक रनिंग अकाउंट होता है, जिसमें जो कस्टमर होता है वो फ्री होता है, वो कितने भी टाइम आकर कितना भी बैलेंस उससे विड्रॉ कर सकता है और उसमें डिपॉजिट कर सकता है। और बेसिकली जो टारगेट ग्रुप होता है करंट अकाउंट का वो बिजनेस सेगमेंट होता है, जो कि जिनके पास रोज़ डे टू डे कैश आता है और वो डे टू डे कैश डिपॉजिट करते हैं एंड विड्रॉ भी करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स जितना उनकी मर्जी हो। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। द बैंक ब्रांचेस are required to obtain a declaration from the prospective account holder in the following manner। जो बैंक की ब्रांचेस हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक डिक्लेरेशन लेकर लें जो अकाउंट होल्डर हैं, और वो डिक्लेरेशन उनको इस तरीके से लेनी चाहिए। दैट आई वी एम और आर enjoying any credit facility with other bank or other branch of your bank as per details given in the इनक्लोज्ड शीट। ये उसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट इज मिनिमम बैलेंस अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट्स। एक मिनिमम बैलेंस जो एक इस अकाउंट में होना चाहिए वो डिफरेंट होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, क्योंकि सेम रीज़न है। ये जो एरिया है ये इसको RBI मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डीरेगुलेट करती है और रेगुलेट यानी कि रेगुलेट नहीं करती है। नेक्स्ट इज़ विड्रॉल। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें विड्रॉल के लिए। एक अकाउंट होल्डर जितनी मर्जी टाइम इसमें से पैसा या मनी विड्रॉ कर सकता है, पर इसमें कुछ कंडीशन हो सकती हैं जो बैंक रख सकते हैं। जैसे कि बैंक एक कंडीशन रख सकता है कि जो कस्टमर है वो चेक से कम 50 रुपीज़ ही विड्रॉ कर सकता है। अगर वो 50 रुपीज़ से कम विड्रॉ कर रहा है तो वो चेक के थ्रू विड्रॉ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के भी कुछ कंडीशंस हैं करंट अकाउंट में, जैसे कि कोई भी इंटरेस्ट
करंट अकाउंट पे नहीं लगता है। और कुछ बैंक होते हैं, कुछ चार्जेस लेते हैं कस्टमर से, वो अपनी सर्विसेज के लिए लेते हैं। पर जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने बैंक को ये डायरेक्शन दी है कि बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है या फिर कोई भी मार्जिन मनी नहीं देनी है करंट अकाउंट में। नेक्स्ट इज़ पेनल चार्जेस। कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है वो एक मिनिमम बैलेंस इस अकाउंट में मेंटेन रखें। ये बैंक की रिक्वायरमेंट होती हैं। That's all for this session. Now we have certain questions. Do it yourself. First is, how many types of deposits do a bank accept? Next is, now who can open saving fund account? That's all for this session. Thank you.